गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। कंपनी के शासन और क्राउन का शासन। कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। क्राउन में हमने 1909 के अधिनियम का हम लोगों ने वर्णन किया था। आज 1919 के अधिनियम, यानी 1909 के बाद फिर 1919 का अधिनियम आया। 1919 के अधिनियम से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? 1919 का शासन अधिनियम इसको चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। संवैधानिक विकास के क्रम में ये एक अहम पड़ाव था। केंद्र और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। कर पर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। इस अधिनियम की भी विशेषता थी। केंद्र और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया, यानी विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा किया गया। यानी एक केंद्रीय विषय और दूसरा राज्य विषय। केंद्रीय विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था। राज्य विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया। देश का संविधान जब लागू हुआ तो 7वीं अनुसूची में आपको पता है कि 3 सूचियां बनाई गई: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यही व्यवस्था पहली बार 1900 शासन के अधिनियम में किया गया। आगे चलकर संविधान में इसी व्यवस्था को अपनाया गया। यानी संघ सूची में जो विषय शामिल है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची में जो विषय शामिल है उस पर अधिकार राज्य को है। और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। तो इस प्रकार विषयों का बंटवारा स्पष्ट रूप से 1900 शासन के अधिनियम में किया गया। केंद्रीय विषय अलग किए गए और राज्य विषय अलग किए गए। इसका परिणाम क्या हुआ? राज्य पर केंद्रीय नियंत्रण कम हो गया।
केंद्रीय नियंत्रण कम हो गया, यानी राज्यों को स्वायत्तता मिली, पहले से अधिक स्वायत्तता मिली राज्यों को, क्योंकि जो विषय उन्हें दिए गए, जो विषय उन्हें आवंटित किए गए, उस पर वो कानून बना सकते थे। तो केंद्रीय नियंत्रण राज्यों पर कम हुआ, और इसको हम क्या कहेंगे, शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन यानी ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई। प्रांतीय विषयों को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषय यानी प्रांतीय विषय प्रांतीय विषय को भी दो हिस्सों में बांटा गया। यानी एक ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। इन विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पहला हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से कार्य करता था। यानी प्रांतीय विषय को भी हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड और दूसरा आरक्षित यानी रिजर्व्ड। एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हो गए और दूसरा आरक्षित, क्योंकि द्वैध शासन यानी ड्यूल गवर्नमेंट, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था और दूसरा आरक्षित सब्जेक्ट था। गवर्नर जो विषय हस्तांतरित थे, गवर्नर मंत्रियों के सलाह से यानी संबंधित मंत्रियों के सलाह से कार्य करते थे। अगर गवर्नर को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के ऊपर, हस्तांतरित विषय के ऊपर अगर कोई निर्णय लेना होता था, तो वो संबंधित विभाग के मंत्रियों से के सलाह से करते थे। और जो विषय आरक्षित था यानी जो विषय रिजर्व था, ये गवर्नर परिषद के सहायता से, परिषद की सहायता से कार्य करता था। ये फर्क था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व्ड सब्जेक्ट। यहां पे गवर्नर मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते थे जो ट्रांसफर्ड विषय थे, और जो आरक्षित विषय थे यहां गवर्नर परिषद की सहायता से कार्य करते थे। तो प्रांतों में यह प्रश्न आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के जरिए लाया गया। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार
द्विसदनीय यानी 2 सदन की व्यवस्था की गई। भारत में पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से 1919 का अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से 2 सदन की व्यवस्था की गई। 2 सदन की व्यवस्था की गई। निर्वाचन की व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट वोटिंग की व्यवस्था शुरू हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वायसराय की, उसमें 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ यानी सेनापति को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना जरूरी। यानी गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी, यानी इसके व्यवस्था की गई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया, यानी डायरेक्ट वोटिंग को एडॉप्ट किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। आज भारत में, स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में संसद, विधानसभा और पंचायत, ये तीनों के चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। यानी आजादी के बाद इसी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया और आज भी भारत में संसद, विधानसभा और पंचायत, ये चुनाव प्रत्यक्ष ही होते हैं। तो 2 सदन की व्यवस्था की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद सेनापति को छोड़कर, यानी सेनापति के रूप में किसी भारतीय की नियुक्ति नहीं हो सकती, तो सेनापति को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना जरूरी था। 3 सदस्य को भारतीय होना इन्हें भारतीय होना आवश्यक था। सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। यानी 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था तो की गई थी, 1919 में इसे और विस्तारित किया गया। अब सिखों के लिए भी, भारतीय ईसाइयों के लिए भी, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी भारतीय समाज को कई टुकड़ों में बांटने की ये एक कवायद थी, ताकि इनके बीच किसी भी प्रकार की एकता की संभावना को समाप्त किया जा सके। उन्होंने सिखों को अलग माना, हिंदुओं को अलग माना, मुसलमानों को अलग माना, भारतीय ईसाई थे उनको भी अलग माना। तो इस प्रकार भारतीय समाज को कई छोटे छोटे हिस्सों में
वो बांटना चाहते थे और एकता की किसी भी संभावना को वो समाप्त कर देना चाहते थे। इसी अधिनियम के जरिए संपत्ति कर, संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर, संपत्ति कर और शिक्षा, इसी अधिनियम के जरिए अधिनियम के द्वारा संपत्ति, शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई, यानी बहुत कम लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। और आधार क्या तय बनाया गया? संपत्ति, शिक्षा, कर के आधार पर ही सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई। सब लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। हालांकि भारत में ना निर्वाचित होने के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है और ना ही मत देने के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है। लंबे समय से भारत में यह मांग की जा रही है कि जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, जो अब तक नहीं की गई है। मतदाताओं की भी अपेक्षा होती है कि उनके जनप्रतिनिधि शिक्षित, तो क्या मतदाताओं के लिए भी शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए? ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र वहीं सफल है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वहीं सफल है जहां की साक्षरता उच्चतम स्तर पर है, जहां शिक्षितों की संख्या 100% है, वही लोकतंत्र सफल है। और जहां साक्षरता कम है वहां अभी भी परिपक्व लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी है। अब परिपक्व लोकतंत्र में मतदाता विभिन्न कारणों से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान नहीं कर पाते। मतदान व्यवहार कई कारणों से प्रभावित होती है। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए शिक्षा एक आवश्यक तत्व है। इसलिए अगर जनप्रतिनिधियों के लिए योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, तो आने वाले समय में मतदाताओं के लिए भी शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए। खैर, उस दौर में संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर ही सही सीमित संख्या में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। लंदन में एक हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया, यानी लंदन में इसी अधिनियम के द्वारा लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय की व्यवस्था की गई, की स्थापना की गई। और अब तक इस कार्यालय में आखिरकार ये कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, या कार्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अब तक जो सभी जिम्मेदारियां भारत सचिव के द्वारा निभाई जा रही,
जिसकी स्थापना 1858 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। उच्चायुक्त का कार्यालय स्थापित करने के बाद कुछ जिम्मेदारियां, भारत सचिव की कुछ जिम्मेदारियां इस कार्यालय को ट्रांसफर कर दी गई, यानी वो जिम्मेदारियां अब इस कार्यालय द्वारा निभाई जाएगी। इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, इसके द्वारा लोक सेवा आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई। यानी इस अधिनियम के द्वारा यह इंपॉर्टेंट एक डिसीजन था कि लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और आज स्वतंत्र भारत में भी यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी स्टेट पीएससी की स्थापना की गई। और ब्रिटिश शासन में के दौरान 1919 के अधिनियम के द्वारा, यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग गठित किया गया। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये कई तरह के परिवर्तन किए गए। राज्य विधानसभाओं में यानी प्रांतीय विधानसभाओं में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस अधिनियम के द्वारा कई विषय प्रांतों को भी हस्तांतरित कर दिए गए थे। उसी के तहत बजट बनाने की जिम्मेदारी प्रांतों को बजट बनाने की जिम्मेदारी दी गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने, अनुपूरक मांग रखने, स्थगन प्रस्ताव लाने, बजट को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। परंतु अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। हालांकि ये अधिकार मिले, बजट पे बहस करने का अधिकार मिला, बजट बनाने का अधिकार मिला, स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार मिला, बजट को अस्वीकार करने का भी अधिकार मिला। इसके बावजूद 75% बजट का 75% हिस्सा बिना अनुमति के भी लागू किया जा सकता। 1919 के अधिनियम में यह सारी व्यवस्था की गई। कई तरह के अधिकार मिले, कई तरह के प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। 1919 के अधिनियम में ही यह व्यवस्था की गई कि 10 साल के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाए। समीक्षा के उपरांत अगर कोई परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाती है तो परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन 10 वर्ष पूरे होने के पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1927 में जबकि समीक्षा होनी थी 29 में, 10 साल के बाद, लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया। आपको पता ही है कि इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। जहां जहां भी ये कमीशन गया वहां साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए।
पंजाब में इसका विरोध इतना उग्र था कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसी जुलूस के दम में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए। उसके बाद कुछ दिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? दरअसल साइमन कमीशन के विरोध की जो मुख्य वजह यह थी कि इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे। एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। भारतीयों के भविष्य का निर्णय करने के लिए भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। इसका विरोध तो स्वाभाविक था। भारतीयों के भविष्य का निर्णय या भारत के भविष्य का निर्णय अंग्रेज करेंगे, यह भारतीयों को स्वीकार्य नहीं था। और शायद इसी वजह से पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जबरदस्त विरोध किया गया। इसके सभी सदस्य ब्रिटेन के रहने वाले थे। हालांकि जो इस आयोग को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे पूरा किया। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में इसने कुछ सिफारिशें की। कहा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाए, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था यानी सिखों के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, भारतीय ईसाइयों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए, आम जनता के लिए अलग, इनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। स्वाभाविक था कि भारतीयों की एकता को किसी भी रूप में वो स्वीकार नहीं करना चाहते। वो चाहते थे कि भारत अंदर से पूरी तरह से बटा हुआ। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत में एक संघ की स्थापना की सिफारिश की। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी, अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दे दिया। इसी के आधार पर यानी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 आया। इसी शासन अधिनियम के तहत यही भारतीय संविधान का आधार बना। भारतीय संविधान का आधार बना। अब तक जो भी संवैधानिक विकास हुए थे और इतने लंबे समय से जो भी व्यवस्था भारत में की गई, वो सब कुछ स्पष्ट रूप से इस अधिनियम में शामिल किया गया। जो अब तक प्रगति हुई थी उसे स्पष्ट रूप से इस अधिनियम में शामिल किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के जरिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। राज्यों और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया। यानी आज जो भारत दिख रहा है, संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद पहले अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा। इसकी शुरुआत, इसकी नींव कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम में थी। इसकी व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 में भी थी, जिसमें
संपूर्ण भारत के राज्यों को एक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 3 सूचियां बनाई गई, यानी भारत संघ में रियासत और राज्यों को, रियासत एवं राज्यों को एक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। यही व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। यह व्यवस्था कहां की गई थी? 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था लागू हो गई थी। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। को समाप्त कर 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां बनाई गई। इसके अतिरिक्त एक अवशिष्ट सूची भी थी, जो आज भी है, अवशिष्ट सूची। इस तरह ये 4 सूचियां तैयार की गई। एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को। संघ अवशिष्ट सूची पर अधिकार वायसराय का था। इसी अधिनियम के द्वारा, यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही वायसराय के पद को फिर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता को प्राथमिकता दी गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जारी रही। केंद्र में भी हस्तांतरित और आरक्षित विषय की व्यवस्था की गई। हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय जिस पर गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से कार्य करते थे, जबकि आरक्षित विषय में परिषद की सहायता से वो कार्य करते थे। हालांकि ये लागू नहीं हो सका। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में 2 सदन की व्यवस्था की गई। वर्तमान में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था है। अभी पश्चिम बंगाल ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है, जहां
विधान परिषद की स्थापना की सिफारिश की गई। तो उसमें भी 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्वैत शासन, दो सदन की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को और विस्तारित किया गया। अब दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए, यानी श्रमिकों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मताधिकार का भी विस्तार हुआ, स्वाभाविक है, मताधिकार का भी विस्तार हुआ। अब लगभग 10% जनसंख्या को, यानी कुल जनसंख्या का 10% को मतदान का अधिकार मिला। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी इसी व्यवस्था के, इसी अधिनियम के जरिए मुद्रा और उसकी आपूर्ति पर को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया। और 1937 में आरबीआई की स्थापना भी हुई। 1 अप्रैल 1937 को आरबीआई की स्थापना की गई। राज्य संघ लोक सेवा आयोग की तो स्थापना की गई। इसके साथ साथ 2 राज्यों को मिलाकर संयुक्त निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई। यह संयुक्त आयोग की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। 1858 के परिषद अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव को सलाहकार की भूमिका दी गई। तो इस प्रकार 1935 के अधिनियम में ये प्रावधान किए गए और इस प्रावधान के जरिए ये भारत सरकार का अंतिम अधिनियम था। इसी अधिनियम के आधार पर हमारे संविधान का लगभग 75% हिस्सा इसी पर आधारित। इसी अधिनियम के आधार पर 1947 तक या 1950 तक शासन चलता रहा, क्योंकि हमारे संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष लगे थे। संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष लगे थे। तो इस अवधि में शासन भारत में इसी अधिनियम के द्वारा चलाया जाता है। संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। जब संविधान पर चर्चा होती थी तो वो संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, और देश में शासन के लिए जब कार्य करना होता था, विधि बनाने के लिए कार्य करना होता था, तो वो संसद के रूप में कार्य करती थी। तो इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबे समय में भारतीय संविधान का विकास हुआ। उसे एक मूर्त रूप दिया गया, उसे संग्रहित किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को भी इस संविधान में शामिल किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान
जो शासन का अनुभव प्राप्त हुआ उसे भी इस संविधान में शामिल किया गया। तो ये संविधान सैकड़ों वर्ष के विकास का परिणाम था, जो 3 वर्षों में, लगभग 3 वर्षों में के अथक प्रयास से लिखित रूप दिया गया। भारत के संविधान में विश्व के अन्य देशों के संविधानों के प्रावधानों को भी शामिल किया गया, अनुकरण किया गया, अंधानुकरण नहीं किया गया। हमने उन्हीं प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल करने की कोशिश की। हम उन्हीं प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल किया जो भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुकूल है। हमने उन प्रावधानों को अपने देश में शामिल नहीं किया, या अपने संविधान में शामिल नहीं किया जो हमारे अनुकूल नहीं थे। इसलिए कभी कभी भारतीय संविधान को उधार का भी संविधान कहा जाता है, लेकिन ये इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमने बड़े सोच समझकर दुनिया के अन्य देशों के संविधान के प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल किया, जो हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए आवश्यक थे और अनुकूल। तो इस प्रकार लंबे समय में हमारे संविधान का विकास हुआ, जो एक पुस्तक के रूप में, एक कानून के संग्रह के रूप में आज भी भारत का शासन चलाया जा रहा है। अब हम आते हैं, ये तो था भारत का संवैधानिक विकास, यानी 1773 से लेकर 1935 तक विभिन्न अधिनियमों के आधार पर भारतीय संविधान का विकास हुआ। अब संवैधानिक संस्थाएं, अब तक कुछ संस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन आज उन संवैधानिक संस्थाओं में वित्त आयोग, संवैधानिक संस्था जिसमें वित्त आयोग, यानी एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हर 5 वर्ष में, यह आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। यानी वित्त आयोग की अवधि, वित्त आयोग की अवधि 5 वर्ष की होती है। यानी हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है इस आयोग के गठन की। आवश्यकता के अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। वित्त आयोग में, अगर वित्त आयोग के संरचना की बात करें, वित्त आयोग का स्ट्रक्चर एक अध्यक्ष, चार सदस्य, यानी एक अध्यक्ष होते हैं और
4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है। सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। आयोग का गठन तो राष्ट्रपति करते ही हैं। सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। सदस्यों का चयन, सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, सदस्यों का चयन किस विधि से किया जाएगा, यह निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया। यानी वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, वित्त आयोग के जो सदस्य होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी चयन की विधि क्या होगी, इसका निर्णय संसद के द्वारा ही लिया जा सकता है। यह अधिकार संसद को ही है। अगर सदस्यों के योग्यता के संबंध में, अगर सदस्यों की योग्यता को अगर देखें तो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इसके योग्य व्यक्ति, इसके अतिरिक्त लेखा एवं वित्त मामलों का विशेषज्ञ, यानी एक व्यक्ति जो अकाउंट्स और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस से भी जुड़े हुए हैं, और इकोनॉमिस्ट, यानी कुछ सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखते हैं, कुछ सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो अकाउंट्स और फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, कुछ सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रशासन और फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, और कुछ सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो अर्थशास्त्री हैं। यानी संसद द्वारा जो योग्यता निर्धारित की गई है उसमें अपेक्षा की जाती है कि सदस्य में इस प्रकार की विशेषज्ञता हो। अब वित्त आयोग का कार्य क्या है, वित्त आयोग का फंक्शन क्या है? वित्त आयोग का कार्य, पहला, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य सबसे प्रमुख कार्य है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे का निर्धारण, बंटवारे का निर्धारण, यानी जो राजस्व की प्राप्ति होगी उसमें केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होगी और राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी। इसके अतिरिक्त भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान कितना होगा, इसका निर्धारण। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। वित्त आयोग की भूमिका एक सलाहकारी के रूप में भी होती है। हालांकि वित्त आयोग द्वारा जो सलाह दिए जाते हैं, वित्त आयोग द्वारा जो प्रोविजंस बताए जाते हैं, ये मानना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य सरकार इसको सरकार इसे स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। यानी एडवाइजरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसकी सिफारिश मानी भी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती है। तो इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे का निर्धारण। इसके अतिरिक्त भारत की संचित निधि से
राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। अब इसके बाद कैग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। देखिए, कैग एक तरह से ऑडिट करने का एक मुखिया है, लोकवित्त का संरक्षक है, यानी पब्लिक फाइनेंस का यह संरक्षक है, और इसके साथ साथ संपूर्ण देश की वित्तीय व्यवस्था का भी नियंत्रण करता है। और इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों पर होता है, यानी इसकी जद में केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। केंद्र भी आता है और राज्य भी आता है। ये लोक वित्त का संरक्षक है। राज्य की वित्तीय व्यवस्था का भी नियंत्रण करता है। भीमराव अंबेडकर ने कैग को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की संज्ञा दी। उन्होंने कहा था कि यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, ये भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। उनका ऐसा मानना था कि कैग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा ये। भारत सरकार के जितने भी रक्षक हैं उसमें से ये एक है। भारत सरकार के रक्षकों में, जैसे भारत सरकार के रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी है, कैग, ये भारत सरकार के संरक्षक। इसका उल्लेख, यानी कैग का उल्लेख सीएजी अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसका मुख्य काम क्या है? लेखांकन, यानी ऑडिटिंग करना। इसका कार्यकाल, यानी कैग जो भी व्यक्ति कैग के रूप में नियुक्त होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या तो ये 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है, जो भी पहले हो। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। अगर ये कभी प्रश्न है कि कैग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। इसके वेतन कितने होंगे, भत्ते क्या क्या होंगे, इसका निर्धारण भी संसद करती है। हालांकि इसका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में कैग का ना तो प्रतिनिधित्व करता है और ना ही कैग द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी ले सकता है। अब कैग की भूमिका क्या है, कैग का फंक्शन क्या है? भारत की संचित निधि, लोक सेवा,
लोक लेखा, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा है के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करता है। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, लोक लेखा, प्रत्येक राज्य की संचित निधि की ऑडिटिंग की जिम्मेदारी कैग की होती है। केंद्र और राज्य के किसी विभाग द्वारा, चाहे केंद्रीय विभाग हो चाहे राज्य के विभाग, केंद्रीय विभाग या फिर राज्य के विभाग के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसकी जांच कैग के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के लेख अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग राष्ट्रपति को यह प्रस्तुत करता है। जब केंद्र सरकार के खर्च की ऑडिटिंग करता है और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार करता है उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर किसी राज्य की ऑडिटिंग करता है तो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। यह याद रखने वाली बात है कि अगर कैग केंद्र के खर्चों की जांच करता है तो उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। अगर वो राज्य के खर्चों का व्यय की अगर जांच करता है तो इसकी रिपोर्ट वो संसद को, ये राज्यपाल को देता है। किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है और उसका सर्टिफिकेशन लास्ट होता है। जो वो प्रमाण देता है उस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हालांकि लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, जो वित्त से संबंधित एक अस्थायी समिति है, उसका गाइड भी है, मित्र भी है और मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। कैग राष्ट्रपति को 3 रिपोर्ट देता है: विनियोग पर रिपोर्ट, वित्त पर रिपोर्ट तथा सरकारी उपक्रमों पर रिपोर्ट। यानी कैग राष्ट्रपति को कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट देता है? तो कैग राष्ट्रपति को विनियोग से यानी इन्वेस्टमेंट से संबंधित रिपोर्ट देता है। इसके बाद फाइनेंस अकाउंट से संबंधित रिपोर्ट देता है और इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम यानी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, उनकी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देता है। और इसके उपरांत लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से, यानी इन तीनों रिपोर्ट की जांच के बाद इसके निष्कर्षों से वो संसद को अवगत कराती है, यानी उसकी रिपोर्ट फिर वो संसद को प्रस्तुत करती है। कैग वैसे अलग एजेंट संसद का होता है, उसी के माध्यम से वो अपने खर्चों का, अकाउंट्स का हिसाब करता है। इसलिए कैग केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, इसके अतिरिक्त वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। कैग हमेशा संसद के प्रति उत्तरदायी है। कैग सरकारी व्यय की तर्कसंगत और निष्ठा और मितव्ययता की भी जांच करता है और ऐसे व्यर्थ व्यय को और दिखावे व्यर्थ व्यय को भी वो स्पष्ट करता है कि आखिरकार कोई अगर व्यय व्यर्थ रूप में तो नहीं किया गया है। तो इस प्रकार एक बड़ी भूमिका कैग के द्वारा होती है। कैग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, कैग की मुख्य भूमिका क्या है, कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इसका कार्यकाल क्या है। अब इसके बाद आते हैं भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया।
अनुच्छेद 76 यानी 76 में अटॉर्नी जनरल का किया गया ये ये देश का कानून अधिकारी होता है। यह देश का कानून अधिकारी होता है। यानी एक चीफ लीगल एडवाइजर ये होता है। इसकी नियुक्ति, इसकी पदच्युति यानी हटाने का और इसकी प्राश्रमिक सब राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। योग्यता यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। कार्यकाल के संबंध में महान्यायवादी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आमतौर पर सरकारें बदलती हैं तो ये महान्यायवादी भी बदले जाते, अन्यथा ये कितने वर्षों तक महान्यायवादी के रूप में कार्य करेंगे इसका कोई निर्धारण नहीं किया गया। आमतौर पर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या सरकार भंग हो जाती है, सरकार डिसॉल्व हो जाती है, तो महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। इसलिए वही महान्यायवादी होते हैं जिसकी सिफारिश सरकार करती है। अनुच्छेद 146 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व महान्यायवादी ही करता है। यानी किसी भी सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष महान्यायवादी द्वारा रखा जाता है। एक संसद सदस्य की तरह भत्ते, विशेषाधिकार भी महान्यायवादी को मिलते हैं और भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अदालत में या संसद में बोलने का अधिकार। ये एक ऐसा सदस्य है, ये एक ऐसा पद है जिस पर बैठा हुआ व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी बोल सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ही हैं जो हमारे संसद के अंग हैं, जो बिना संसद के सदस्य होते हुए भी वो राष्ट्रपति में, ये संसद में अपना भाषण दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या मशविरा या विश्लेषण नहीं कर सकता। जिस मामले में या जिस मुकदमे में यह भारत सरकार की तरफ से पेश होता है उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर सकता है। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी या परिषद के निदेशक का पद भी ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई, इस प्रकार की कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं महान्यायवादी के लिए। तो ये कुछ संवैधानिक संस्थाएं थी जिनका मैंने वर्णन किया। आज का क्लास मैं कंक्लूड करता हूं। कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। फिर अगले क्लास में भारत की गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बताएंगे, जैसे नीति आयोग, सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इन तमाम तरह की जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो भारत में कार्य कर रही हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। आज का क्लास कंक्लूड करता हूं।
ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।